नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एकेडमी पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो 2023 में गणित का प्रश्न पत्र हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। आपको पता होगा कि 1 घंटे का पेपर होता है और 25 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें है कि ऋण पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक होता है माइनस इनफाइनाइट से लेके 0 के अलावा पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, यानी इसको इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। तो ये होते हैं होल नंबर, लेकिन हमें इसमें ऋण वाले चाहिए, यानी हमें निगेटिव वाले चाहिए। तो निगेटिव वाले क्या हो जाएंगे, माइनस इनफाइनाइट से और 0 से पहले तक, जैसे -1 हो गया, इसके अलावा -2 हो गया, ये सब हो जाएंगे। तो ये सब क्या हो जाएंगे, ऋण पूर्णांक संख्याएं हो जाएंगी। तो अब हम इसी को ढूंढते हैं कि ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है। तो आप ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन बी जो है वो सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 9, 12 और 18 को आपका एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो 9, 12 और 18 को हम सबसे पहले 2 से कट करेंगे। तो 9 तो डिविजिबल नहीं है, भाग नहीं जाएगा 9 में, तो 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में, और 2 से 18 कट जाएगा 9 बार में। इसी प्रकार से फिर से हम 2 से काटेंगे, तो 2 से कटेगा 6 3 बार में, और इसके अलावा 9 और 9 नहीं कटेंगे, तो ऐसे ही हम इसको उतार देंगे। इसके अलावा अगले स्टेप में हम 3 से कट करेंगे, तो तीनों डिविजिबल हो जाएंगे या भाग चला जाएगा। तो 3 से ये 3 बार में जाएगा, और इसके अलावा 3 एकम में 3 हो जाएगा, और 3 तिया 9 हो जाएगा। फिर इसके बाद फिर से हम 3 से करेंगे, तो ये जो 2 3 बच गए हैं वो 3 एकम में 3 से कट जाएंगे, और 1 1 1 आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना होता है, इन सबको मल्टीप्लाई करना होता है या गुणा करना होता है। तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। तो यही हमारा एलसीएम या फिर लघुत्तम समापवर्तक आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या कौन सी होती हैं, जो P/Q के फॉर्म में लिखी होती हैं। तो हमें परिमेय संख्या नहीं चाहिए, यानी इस फॉर्म में जो लिखा है वो हमें नहीं चाहिए। तो ये लिखा हुआ है P/Q के फॉर्म में, तो ये हमें नहीं चाहिए। और इसमें से दशमलव हटा देंगे तो नीचे 100 बन जाएगा, तो ये भी P/Q के फॉर्म में हो गया, तो ये भी हमें नहीं चाहिए। और ये 5/36 का रूट क्या होता है, तो 6 होता है, तो ये भी P/Q के फॉर्म में आ गया, तो ये भी हमें नहीं चाहिए। ठीक है, अब इसके अलावा ऑप्शन सी जो है वो दिया हुआ है पाई। तो पाई का जो मान होता है वो 3.14, और इसके बाद भी संख्याएं आती रहती हैं। ठीक है, तो यही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है। वहीं अगर ऑप्शन में 22/7 दे दिया जाता है तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन याद रखिएगा पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि 22/7 जो है वो अनुमानित मान है पाई का। ठीक है, एग्जैक्ट मान नहीं है, क्योंकि इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कुछ समय बाद 3.14 के कुछ समय बाद ये रुक जाता है या फिर डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन पाई का जो एक्चुअल मान होता है वो इसके बाद से चलता रहता है, इनफाइनाइट तक चलता रहता है, जिसको हम P/Q के फॉर्म में कभी लिख ही नहीं सकते। तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका मान बताना है। तो ऊपर क्या लगा है, वर्ग लगा है या स्क्वायर लगा है, तो बस हमें इसे 2 बार गुणा कर देना है। तो 9.5 को 9.5 से ही गुणा कर देना है। तो जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे तो एक संख्या के पहले दशमलव लगाया, इसमें भी एक संख्या के पहले दशमलव लगाया, तो यहाँ 2 संख्या, 1 और 1 2 संख्याओं के बाद दशमलव लगा देंगे, तो यही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा एक और तरीका होता है, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 5 दिया है, जैसे 95 दिया है, इसका वर्ग पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, पीछे वाली संख्या का वर्ग कर देना है। तो 5 का वर्ग क्या होता है, 25। ऐसी 9 को उसकी अगली संख्या से गुणा कर देना होता है, तो 9 10 में 90। जैसे कि एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, अगर आपको 35 का वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे, 5 का वर्ग कर देंगे तो 25, और 3 को उसकी अगली संख्या से गुणा कर देंगे, तो 3 चौके 12। तो ऐसे ही आपका होमवर्क है कि 75 का वर्ग बताइए कमेंट में, इसी प्रकार से सॉल्व करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कह रहा है
कि 40 से 50 तक का मध्य बिंदु चिन्ह है, तो 40 से 50 के बीच में कौन सी संख्या आएगी? तो आप लिख के बीच में काउंट भी कर सकते हैं, नहीं तो 40 + 50 बटे में 2 कर दें तो 90 बटे में 2 आ जाएगा, जिसके बाद 2 से ये 90 कट जाएगा 45 बार में। तो यही उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पांचों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 1-1 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जिसको आपको स्टेप वाइज करना होता है। तो ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है एक कक्ष की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये कोई कक्ष है। ठीक है, तो इसमें हमें सिर्फ चारों दीवार जो हैं, ये जो पीछे एक दीवार होगी, इन चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो दीवारों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2L + B × H, या फिर 2 गुणे ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो बस इसका मान हमें रख देना है। 2 को हम ऐसे ही रखेंगे और लंबाई का मान जो दिया रहेगा वो हम पुट करते जाएंगे। तो लंबाई कितना है? लंबाई 10 है तो 10 लिख दिया। चौड़ाई कितनी दी हुई है? 6, तो 6 लिख दिया। और ब्रैकेट के बाहर ऊंचाई दी हुई है 5, तो 5 लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट हल किया जाता है, तो 10 और 6 16 हो जाएगा। और उसके बाद तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 16 गुणे 5। अब हम इसको गुणा कर लेते हैं। तो 2 × 5 = 10 और 10 को जब 16 से करेंगे तो 160 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 संख्याओं का योग 15 दिया है। ठीक है, 2 संख्याओं का योग 15 दिया है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 4 गुनी है। तो अगर एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? इसकी 4 गुनी। ठीक है, तो इसी में 4 से गुणा कर देंगे। अब क्या कह रहा था? तो ये हमारी 2 संख्याएँ आ गई। तो 2 संख्याओं का योग क्या दिया था? 15 दिया था। तो x और 4x कितना हो जाएगा? 5x। 5x = 15। अब 5 से ये 15 कट जाएगा 3 बार में, यानी x का मान कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, तो पहली संख्या क्या आ गई? 3, और दूसरी संख्या क्या थी? इसके 4 गुना थी, तो 3 × 4 = 12। तो यही 2 संख्याएँ आ गई, 3 और 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के 2 घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया। बड़े घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो जब भी 2 घन को पिघलाकर बड़ा घन बनाते हैं तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे? इसका आयतन निकाल लेंगे और इसका आयतन निकाल के जोड़ देंगे, तो बड़े वाले घन का आयतन आ जाएगा। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब। तो पहली वाली भुजा का क्यूब कर देंगे तो आ जाएगा 216 घन सेंटीमीटर। ऐसी दूसरी वाली भुजा का भी या साइड का हम क्या करेंगे? क्यूब कर देंगे या घन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 64 घन सेंटीमीटर। अब ये दोनों आ गए, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो इसको जोड़ने पे क्या आ जाएगा? 216 + 64 जोड़ेंगे तो 280 घन सेंटीमीटर आ जाएगा बड़े आयतन का, बड़े वाले घन का आयतन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है? जस्ट आपको हल करना है। तो इस ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हल किया जाता है? तो पहले वाला जो भी दिया हुआ है इसको हम दोनों से पहले गुणा करते हैं, फिर जो बाद में दिया है इसको भी इसी से गुणा करते हैं। तो क्या दिया है क्वेश्चन में? एक ब्रैकेट इधर दिया है, एक ब्रैकेट इधर दिया है। तो पहले वाले से दोनों को, तो पहले वाले से दोनों को, फिर दूसरे वाले से भी दोनों को। तो ये देखिए दूसरे वाला, और दूसरे वाले से भी अगले ब्रैकेट में, यानी दोनों को। तो x का जब x से गुणा होगा तो x² आ जाएगा। x का जब a से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा? x a आ जाएगा या फिर ax आ जाएगा। और इसके साथ यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें भी गुणा करेंगे तो a1/a का गुणा जब x से करेंगे तो क्या आ जाएगा? x/a आ जाएगा। ये x/a आ गया। फिर इसका गुणा इससे करेंगे, आगे क्या दिया है? तो 1/a का जो गुणा a से करेंगे तो 1 और a कट जाएगा तो क्या बचेगा? सिर्फ 1 बचेगा, और इसके आगे क्या है? माइनस है तो माइनस का 1 बचेगा। अब आप देखेंगे कि ये x² आ गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे माइनस लगा है
तो हम, और इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो x हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो माइनस एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से तो माइनस चला गया ना, तो क्या बचेगा प्लस का a, तो ब्रैकेट के अंदर प्लस का है। यहाँ से भी क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम माइनस बाहर कॉमन ले लिए हैं, तो ये साइन बदल के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ से ये x चला गया, तो ऊपर अब x नहीं रहेगा, तो 1 रहेगा, 1/a। और इसके अलावा इसमें से हमने कुछ भी कॉमन नहीं लिया, तो यहाँ ब्रैकेट बंद हो जाएगा और यहाँ -1 लिख देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 89 के अंकों को परस्पर बदलने, यानी 89 लिखा है, इसके अंकों को बदल दीजिए। जो बाद में लिखा है उसको पहले लिख दिया, जो पहले लिखा है उसको बाद में लिख दिया। प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितनी अधिक है। तो ये जो प्राप्त संख्या है, ये मूल संख्या क्या थी, 89 या 89 थी, इससे कितनी अधिक है। तो बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या घटा दीजिए, तो कितना आया 9, यानी 9 अधिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या, एक कोई साइकिल है उसका ये पहिया है, पहिए की त्रिज्या क्या दी है, त्रिज्या 21 दी है। 100 चक्कर लगाने में पहिया कितनी दूरी तय करेगा। तो साइकिल का ये जो पहिया होता है, यही तो ज़मीन पे टच करता है, पहले ये वाला हिस्सा टच करेगा, फिर ये ऐसे करके ये पूरा यही पहिया ज़मीन पे टच करता है, ठीक है। यानी हमें इसी का क्या निकाल लेना है, इसी का हमें परिधि निकालना है, क्योंकि यही हिस्सा ज़मीन पे टच करता जाएगा। तो परिधि यानी सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr। 2 को ऐसे ही लिख देंगे 2 को, और पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, और r का मान यानी त्रिज्या का मान कितना दिया है 21, तो 21 लिख दिया। अब इस 7 से 21 को काट देंगे 3 बार में। अब हम गुणा कर लेते हैं, तो 2 तिहाई 6, और 6 को जब 22 से गुणा करेंगे तो 132 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब ये आ गया परिधि। उसके बाद उसने ये पहिया कितनी बार टच कराया, 100 बार टच कराया, तो इस परिधि में हम 100 से गुणा कर देंगे। तो 132 में जब 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13,200 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए 5 का वर्ग अंतर, यानी इंटरवल कितना रखना है, यानी 5 का रखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 0 से शुरू करेंगे तो 5 पे ख़त्म करेंगे, क्योंकि इसका वर्ग अंतराल क्वेश्चन में ही दे दिया है, 5 का रखते जाना है। लेकर संचयी बारंबारता सारणी बनानी है, यानी संचयी बारंबारता सारणी बनानी है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले वर्ग अंतराल वाला बनाएंगे, फिर बारंबारता बनाएंगे, और फिर संचयी बारंबारता बनाएंगे। बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी, और संचयी बारंबारता मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको वैसे तो ये किसी आरोही क्रम में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट वर्ग अंतराल लिखते जाएंगे। तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 और 45 से 50 हमने लिख दिया। अब हम देखेंगे 0 से 5 के बीच में कौन कौन आ रहा है, तो सिर्फ 4 आ रहा है। तो बारंबारता कितनी हुई, बारंबारता मतलब बार बार कितनी बार आया है, तो एक बार, एक ही अंक तो आया है 4, तो एक बार आया है तो 1 लिख दिया। 5 से 10 के बीच में देखते हैं तो सिर्फ 8 है, तो 1 लिख दिया। अब 10 से 15 के बीच में कौन है, तो 11 है, ठीक है। 15 नहीं लेंगे, 15 अगले वाले में काउंट करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि स्टार्टिंग में ही हम 15 को काउंट करेंगे, तो 15 इस वाले में आ जाएगा। तो 10 से 15 के बीच में क्या आ गया, सिर्फ ये 11 है, तो एक बार आया है तो 1 लिख दिया। और 15 से 20 के बीच में क्या है, 15 भी है, 16 भी है, और 20 को नहीं काउंट करेंगे, 20 को अगली वाले में काउंट करेंगे, तो कितने आ गए 2। 20 से 25 के बीच में कौन है, ये 20 है। 25 से 30 के बीच में कौन है, तो ये 28 है, ये 27 है, ठीक है, और ये 26 भी है, 3 है, ठीक है। आप आरोही क्रम में भी लिख सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा ये बारंबारता लिखने में आसानी रहेगी, जिससे ढूंढना नहीं पड़ेगा कि पहले 28 लिख दिया फिर बाद में 27 लिख दिया, ठीक है। वैसे फिर भी इसमें ईजिली आसानी से दिया हुआ है, कई क्वेश्चनों में पहले बड़े अंक दे देते हैं फिर छोटे अंक देते हैं, तो आपको आसानी रहेगी अगर आप आरोही या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं तो। फिर 30 से 35 के बीच में कौन है, एक ही अंक है, ठीक है, 32। फिर 35 से 40 के बीच में कोई नहीं है। फिर 40 से 45 के बीच में कौन है, 40 है। फिर 45 से 50 के बीच में कौन है, 48 है। तो ये बारंबारता हो गई। अब संचयी बारंबारता कैसे लिखते हैं,
तो संचयी बारंबारता के लिए जो ये यहाँ 1 लिखा है उसको सबसे पहले यहाँ 1 लिख दिया जाता है। फिर उसके बाद ये जो 1 आ गया इसमें अगला जो बारंबारता है उसको ऐड कर देंगे या जोड़ देंगे, तो 1 और 1 2 हो गया। अब इस 2 में अगला जोड़ देंगे तो 2 और 1 3 हो गया। इस 3 में अगला जोड़ देंगे तो 3 और 2 5 हो गया। 5 में अगला जोड़ देंगे तो 5 और 1 6 हो गया। 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 हो गया। 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो गया। 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 ही रहेगा। 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। और यही हमको टेबल बनाना था जो पूरी तरीके से बन गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, एक आयतकार मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है 0.75 या 75 हेक्टेयर। तो सबसे पहले हेक्टेयर को समझ लेते हैं। तो 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है? 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, तो हमें कितना दिया है क्वेश्चन में? 0.75 दिया हुआ है। तो 1 में इतना होता है तो 0.75 का मान निकालना है, तो इसमें गुणा कर दीजिए 0.75 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 7500। ठीक है, 7500 मीटर आ गया। ठीक है, ये 7500 मीटर आ गया इसका क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर। मैदान की एक भुजा अब क्या है? आयतकार है। आयतकार के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? L/B। L/B का मान कितना है? 7500। इसमें एक भुजा मान लीजिए लंबाई दी हुई है 250। ठीक है, तो ब्रेथ तो हमें दिया नहीं है या फिर चौड़ाई तो दी नहीं है, तो L की वैल्यू रख दी हमने, B का मान निकालना है बराबर 7500। अब इस 250 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो इधर गुणा हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके भाग होगा। तो अब 0 से 0 कट जाएगा, 25 या 75 और 1 0 ये वाला बच गया, तो यहीं लगा देंगे। तो कितना आ गया? ब्रेथ या चौड़ाई या फिर दूसरी भुजा आ गई 30 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में सत्यापित करना है, यानी बाएं पक्ष को और दाएं पक्ष को हल करना है और दिखाना है कि जो आंसर आ रहा है वो बाएं पक्ष से ही उतना ही आ रहा है और दाएं पक्ष से भी उतना ही आ रहा है। तो सबसे पहले बाएं पक्ष को हल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बायां पक्ष दिया हुआ है, तो x से गुणा क्या होगा? पहले वाले में फिर दूसरे वाले में, तो xy आ गया और बीच में माइनस लगा है तो माइनस रहेगा, और फिर x का गुणा z से होगा तो xz आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? अरे ये तो मैंने उसी को सॉल्व कर दिया। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें बायां पक्ष पहले ले लेना है। तो बायां पक्ष हमने ये ले लिया और इस पे वैल्यू रखते जाएंगे। तो x का मान कितना है? 2/3 और फिर y का मान कितना है? 5/2। माइनस लगाया तो माइनस लगाया, और z का मान कितना है? तो y पुट कर देंगे -3/2। अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है और यहाँ पे क्या है? माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप आ गया। अब हम क्या करेंगे? इसमें ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो दोनों के ही नीचे हैं, तो एलसीएम कितना आ गया? 2 ही आ गया। तो ऊपर क्या हो जाएगा? कोई चेंज नहीं होगा, और 5 और 3 जुड़ जाएंगे तो 8 हो जाएगा। 8/2 हो जाएगा। अब 2 से 2 कट जाएगा तो 8/3 आ जाएगा। तो ये आया हमारे बाएं पक्ष से। अब इसी प्रकार से दाएं पक्ष को ले लेते हैं और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दायां पक्ष आ गया। दाएं पक्ष में हमें क्या करना है? पहले x का मान रखना है 2/3, फिर y का मान रखना है 5/2, माइनस लगाया तो माइनस लगा दिया, और x का मान कितना है? 2/3, और z का मान कितना है? -3/2। अब यहाँ देखेंगे 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा, तो 5/3 आ गया, और यहाँ 3 से भी 3 कट जाएगा। इसके अलावा इसका माइनस जो है इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो इसके नीचे 1 है तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो एलसीएम यहाँ पे 3 था, एलसीएम भी 3 आया, तो ऊपर कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ 1 था, एलसीएम 3 आ गया, तो यानी नीचे कितने से? 3 से गुणा हुआ, तो ऊपर भी 3 से गुणा कर देंगे। तो अंश में क्या आ जाएगा? 5 + 3 यानी 8 आ जाएगा, और हर में कितना आया? एलसीएम जो आया है वो 3 आया। तो हमने देखा कि बाएँ पक्ष में भी क्या आया था? 8/3, और दाएँ पक्ष में भी क्या आ गया? 8/3। तो यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फार्म हाउस में x + 2y पंक्तियां हैं। प्रत्येक पंक्ति में x + 2y पेड़ लगे हैं। तो ज्ञात करिए कि फार्म हाउस में कुल कितने पेड़ हैं। ठीक है, तो कुल कितने पेड़ हैं? तो ये जैसे मान लीजिए कि एक फार्म हाउस है, इसमें क्या है? 4
2 3 4, 4 पंक्तियाँ हैं और सब में कितने हैं, 4 ही 4 पेड़ लगे हैं, ऐसे करके मान लीजिए। तो कितना हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे हम, जस्ट गुणा कर लेंगे। 4 पंक्ति है और हर पंक्ति में 4 4 पेड़ है तो 16 आना चाहिए। तो ऐसे यहाँ भी करेंगे कि इतनी पंक्ति हैं और इतने इतने उसमें पेड़ लगे हुए हैं, तो हम क्या कर लेंगे, कुल कितने पेड़ निकालने के लिए इन दोनों को आपस में ही गुणा कर लेंगे। तो ये दोनों सेम सेम ही तो है, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a यानी x है तो x का स्क्वायर हो गया, b यानी 2y है तो 2y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 2 का वर्ग 4 और y का वर्ग तो y वर्ग, क्योंकि ये तो अल्फ़ाबेट है, अब अल्फ़ाबेट का स्क्वायर थोड़ी ना होता, तो ऐसे ही 2 इस पर लगा देंगे और क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 और a कितना है x और b कितना है 2y, तो 2 2 जा 4 और xy, तो इतने ही पेड़ होंगे। अब क्या दिया है, यदि x का मान 3 है, अब हम क्या करेंगे, इसमें जो भी आया है इसमें x का मान रख देंगे 3, या फिर जो क्वेश्चन है उसी में रख देंगे x का मान 3 और y का मान 2। तो यहाँ पे रख दीजिए x का मान 3 और y का मान कितना है 2, और 2 के साथ पहले y के साथ 2 और लगा हुआ है तो 2 दूनी 4, तो कितना हो गए 7 पंक्तियाँ हैं और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, यहाँ से भी 7 और 7 7 पेड़ लगे हुए हैं, तो 7 7 49, तो यानी 49 पेड़ लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुओं 0,4 और दूसरा बिंदु है 0,-4 और तीसरा बिंदु है 6,0 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, तो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें हम जो भी कैसे भी किसी भी ऑर्डर में बिंदु मान लेंगे। तो पहला बिंदु हमने ये पॉइंट ए मान लिया और ये बिंदु मान लिया, फिर पॉइंट बी मान लिया, ये बिंदु मान लिया, फिर पॉइंट सी मान लिया और ये बिंदु मान लिया। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख देंगे, x1 कॉमा, यहाँ से शुरू किया है हमने तो यहाँ पे लिख देंगे x1 कॉमा, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, इसमें क्या लिख देंगे x2 कॉमा y2, इसमें क्या लिख देंगे x3 कॉमा y3। ठीक है, अब इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/2 ब्रैकेट में x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1। ये देखिए ऑर्डर में ही चलता है, ये x1 है तो आगे क्या हो जाएगा y2 y3, यहाँ x2 है, पहले x1 आया फिर x2 आया फिर x3 आया, तो याद रखिएगा ऐसे। और x1 जब आया तो ब्रैकेट में क्या आ रहा है y2 y3, x2 जब आ रहा है तो x2 के बाद क्या आता है 3, तो ऐसे ही ब्रैकेट में क्या आएगा y3 y1, 3 के बाद क्या आता है 1, तो y1 y2। अब वैल्यू पुट करते जाइए, तो x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे है तो 0। ठीक है, फिर ब्रैकेट में y2 की वैल्यू पुट करिए, तो ये क्या है y2 कितना है -4, y2 कितना है ये है -4, तो -4 पुट किया, फिर y3 कितना है 0, तो 0 पुट किया, ऐसे ही x2 पुट कर दीजिए, फिर y1 पुट कर दीजिए, x3 पुट कर दीजिए, y1 और y2 पुट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ माइनस था और y2 की वैल्यू भी जो है वो भी माइनस में है, तो इसलिए ब्रैकेट में इसको माइनस लिख देंगे और माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 4 + 4 8, और 8 के बाहर क्या लिखा है तो 8 छक 48, और इसके अलावा इसके बाहर क्या है 0 है तो ये पूरे को 0 कर देगा, इसके बाहर भी 0 है तो ये भी पूरे को 0 कर देगा, और ये क्या आ गया 48 को अब क्या करेंगे, बाहर क्या है 1/2, तो 1/2 से 48 को भाग दे देंगे या फिर सॉल्व कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 24 वर्ग मात्रक मतलब यूनिट, क्योंकि हमें कोई यूनिट दी नहीं है कि ये सेंटीमीटर है मीटर है, तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें वर्ग मात्रक लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि जो क्षेत्रफल आएगा वो त्रिभुज का क्षेत्रफल किस में आता है वर्ग में ही तो आता है, और यूनिट दी नहीं है तो यूनिट लिख देंगे या इकाई लिख देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन संख्या 17 है, इसमें दिया हुआ है ये दोनों जो हैं 2 ट्रायंगल दिए हुए हैं PQR और ABC, ये दोनों क्या हैं समरूप हैं। समरूप का मतलब होता है कि ये जो भी ट्रायंगल दिए हैं ये आपस में किसी फिक्स रेशियो में होंगे, जैसे कि डायरेक्ट देखिए ये 1.5 है तो इसके साथ जो रेशियो में है वो इसके 2 गुना है।
ठीक है। या फिर उल्टा भी कह सकते हैं कि ये बाहर वाला 3 है तो इसका आधा है अंदर वाला, तो इसका डायरेक्ट आंसर भी आप निकाल सकते हैं क्योंकि ये रेशियो में होते हैं। तो ये बाहर वाला 2.8 है तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 3 का आधा हो गया तो यहाँ पे भी 3 का आधा हो जाएगा अंदर वाला, तो 1.4 आ जाएगा। ऐसे ये बाहर वाला 2 है तो अंदर वाला भी आधा हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं यही आंसर भी आ रहा है। ठीक है, ये देखिए 1.4 आ गया और यहाँ अगला आंसर 1 आ गया। लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते, हमको पूरा प्रोसेस से समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन किसके रेशियो में है पहले वो लिख लेते हैं। तो जो BC है, BC वाली जो लाइन है, ये BC वाली है 3 सेंटीमीटर वाली, ये किसके साथ रेशियो में है तो उसी के नीचे लिख लेते हैं। तो QR वाले के साथ रेशियो में है तो BC बटे में QR लिख लिया। फिर अब ये जो AB है ये किसके साथ, अब ये जो AB है ये किसके साथ रेशियो में है तो PQ के साथ। AB जो है वो किसके साथ रेशियो में है तो O, ये PQ के साथ, ये P लिखा हुआ है। और अगला जो है वो AC जो है वो PR के साथ रेशियो में है तो उसी के नीचे जो जिसके साथ रेशियो में है उसको लिख लेंगे। ठीक है, फिर इसका मान तो हमें पता है क्योंकि BC दिया हुआ है कितना 3 और QR कितना दिया हुआ है 1.5 और इनमें से एक का मान हमें नहीं पता होगा तो एक बार हम इसके साथ सॉल्व कर लेंगे और एक बार इस वाले को इसके साथ सॉल्व कर लेंगे। तो ये BC बटे QR को हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं उसके बगल वाले के साथ यानी AB बटे PQ के साथ। तो इसका मान क्या दिया है 3/1.5 और इसमें से AB का मान कितना दिया है तो AB कितना है 2 सेंटीमीटर का, तो 2 सेंटीमीटर रख दिया। PQ हमें नहीं पता है तो उसकी जगह सिर्फ PQ रख दिया। अब हम इसको क्या कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई या त्रिचक गुणा करके इधर उधर भेज के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये 1.5 को जब इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और 3 से 3 कट के PQ कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब तो हमें ये भी पता चल गया। ठीक है, ये डिनोमिनेटर वाला, तो चाहे तो हम इन दोनों को भी एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और चाहे तो जो पहले से पता था उसको इसके साथ सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा, ऐसे हमने लिख दिया AC बटे PR बराबर BC बटे QR। अब इस सब की वैल्यू पुट करते जाओ फिर इसमें से PR निकल आएगा क्योंकि हमें PR ही तो पता करना है। ठीक है, क्योंकि ये वाला हमें नहीं पता है तो सॉल्व कर देंगे। AC का मान कितना है 2.8, PR का मान ही तो निकालना है, BC का मान कितना है 3 और QR का मान कितना है 1.5। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1.5 से ये कितनी बार में कटेगा 2 बार में, 2 से ये कितनी बार में कटेगा 1.4 बार में, तो यही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आखिरी क्वेश्चन है। एक घन के कोर की लंबाई यानी साइड की लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन निकालिए। तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भुजा का क्यूब। भुजा कितनी दी है 12, तो 12 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा आपको याद होना चाहिए 1728 आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब जो इसकी यूनिट होती है तो सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अगला है विकर्ण पूछ रहा है यानी डायगोनल पूछ रहा है तो उसका भी फॉर्मूला पता होना चाहिए √3a का मतलब भुजा, भुजा कितनी दी है तो 12, तो ये 12 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख देंगे 12√3। अगला है संपूर्ण पृष्ठ भी बताइए। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्या फॉर्मूला होता है 6a²। तो a का मतलब क्या है भुजा, भुजा कितनी दी है 12, 12 का क्या करना है स्क्वायर यानी वर्ग। तो 12 का वर्ग कितना होता है 144 और 144 के साथ क्या है 6 भी है तो 6 को गुणा कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 864 और इसकी यूनिट क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें जिससे मैं डेली प्रीवियस ईयर को सॉल्व कराता रहूँ। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।